नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 1 जून के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हम किन किन खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आज के पेपर में जीडीपी को लेकर के जो आंकड़ा आया है उसकी चर्चा करेंगे। अगर हम एडिटोरियल की बात करें तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल यहाँ पर आए हैं जिसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक एडिटोरियल महिलाओं से जुड़ा हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। और दूसरा एडिटोरियल सह अस्तित्व का भारतीय मॉडल, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे दूर करने की बात की गई है, उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ छोटे न्यूज़ जो कि आपके प्री के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें लक्षद्वीप के बारे में जो न्यूज है उसको देखेंगे। रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो 108 नकारात्मक आयातों की सूची बनाई गई है उस पर चर्चा करेंगे। चीन से जुड़ा हुआ जो न्यूज है जो कि उसके 2 बच्चे की नीति को लेकर के है, उस पर चर्चा करेंगे। रोहिंग्या से जुड़ा हुआ न्यूज, उस पर चर्चा करेंगे। राजकोषीय घाटा से जुड़ा हुआ जो न्यूज है उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे अंतिम में आज के समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के कुछ प्रश्नों का हम यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये अंक। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आया है जो कि जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर इस न्यूज में ये कहा गया है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2020-21 में 7.3% की दर से संकुचित होगा। यानी कि उसमें जो संकुचन है वो 8% का नहीं बल्कि 7.3% का हुआ है। पहले यहाँ पर कहा गया था कि 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में 8% की गिरावट आएगी, लेकिन इसे रिवाइज किया गया है और अब ये 7.3% की दर से नीचे गया है। अगर हम कोविड-19 के महामारी के पहले की बात करें कि हमारी अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, तो आपको देखने को मिलेगा कि 2019-20 में हमारा जो जीडीपी था उसमें 4% की वृद्धि हुई थी। और अभी 2020-21 में हम देखते हैं कि 7.3% का गिरावट आया है। यहाँ पर जीवीए को लेकर के भी कुछ डेटा दिया गया है और कहा गया है कि 2020-21 में जो जीवीए है यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन है जीडीपी में, वो 6.2% की उसमें कमी आई है, जिसमें पिछले वर्ष 4.1% की वृद्धि हुई थी। यानी कि हमारा जो जीवीए है यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन है उसमें भी कमी आया है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि केवल 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जीवीए में थोड़ी बहुत वृद्धि देखा गया है, यानी कि वहाँ पर ग्रॉस वैल्यू एडिशन इन क्षेत्रों के द्वारा किया गया है। और ये क्षेत्र हैं कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, जिसमें 3.6% की वृद्धि हुई है। और दूसरा है बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं, जिसमें 1.9% का वृद्धि हुआ है। तो बस ये 2 ऐसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं जहां पर जीवीए में जो है वृद्धि देखने को मिला है। याद रखेंगे इन बातों को। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं के लिए जीवीए में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है और यहाँ पर यह गिरावट 18.2% का है। इसके बाद निर्माण में 8.6% का गिरावट देखा गया है। खनन और उत्खनन में -8.5% का गिरावट देखा गया है और विनिर्माण में 7.2% का गिरावट देखा गया है। यानी कि अर्थव्यवस्था का हर क्षेत्र, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या फिर टर्सरी हो, सभी में गिरावट देखने को मिला है। सिर्फ 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कृषि, वानिकी और मछली पकड़ना और बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं, जिसमें आपको वृद्धि देखने को मिला है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर दिया गया है एनएसओ के द्वारा, इसे आप लोग याद रखेंगे। आइए अब एक एडिटोरियल पर चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है रिकॉग्नाइजिंग कास्ट बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। यहाँ पर एक मुद्दा उठाने की कोशिश की गई है इस एडिटोरियल के लेखक के द्वारा, जिसमें यह कहा गया है कि जो भी वुमेन के खिलाफ एट्रोसिटी हो रहे हैं, जो भी उनके खिलाफ हिंसा हो रही है, अपराध हो रहे हैं, जिसमें यौन हिंसा भी शामिल है, उसमें अब हमें ये मानना होगा कि कहीं ना कहीं ये जाति आधारित वायलेंस है, जाति आधारित हिंसा है। यानी कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जितने भी महिलाओं के अत्याचार के केसेस आ रहे हैं,
चाहे वो हाथरस का मामला हो या फिर और मामले हो, वहां पर एक बात यहां पर उठाने की कोशिश की गई है कि वो सारी महिलाएं SC ST कम्युनिटी यानी कि दलित महिलाएं थी। और यहां पर अब कहा जा रहा है एडिटोरियल में लेखक के द्वारा कि अब ये समय आ गया है कि हम ये मान लें कि कास्ट के कारण ही इन महिलाओं पर अत्याचार किया गया है। यहाँ पर इस एडिटोरियल के शुरुआत में 2020 में हाथरस केस के मामले को उठाया गया है और कहा गया है कि इस मामले में कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, वकीलों ने यह तर्क दिया था कि ये जो यौन हिंसा हुई है उस महिला के खिलाफ, वह उसके लिंग और जाति के कारण हुई है और इसीलिए इस केस में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जिसे हम शॉर्ट में POA अधिनियम कहते हैं, लागू किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस केस में POA अधिनियम को लागू नहीं किया। यहाँ पर कोर्ट के द्वारा उस महिला पर हुए अत्याचार का तो संज्ञान लिया गया, लेकिन इस बात को नकार दिया गया कि उस महिला पर अत्याचार इसीलिए हुआ क्योंकि वह अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ी हुई थी, उससे बिलोंग करती थी। यहाँ पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक नए फैसले का जिक्र किया गया है और यह फैसला जमाल वली बनाम आंध्र प्रदेश राज्य केस में आया है। और यहाँ पर कहा गया है कि इस मामले में जो यौन शोषण हुआ है वो महिला भी दलित महिला थी और इसी को देखते हुए निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और POA अधिनियम की धारा 325 के तहत बलात्कार के लिए दोषी ठहराया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तो यहाँ पर कहने का आशय ये है कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने ये माना कि उस महिला पर जो अत्याचार हुए हैं, जो यौन शोषण हुआ है, वो उसके जाति को देखते हुए हुआ है क्योंकि वह दलित महिला है, इस आधार पर उस पर यौन शोषण हुआ है। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की बेंच पर यह मामला गया और वहां पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह ने अपने फैसले में IPC के तहत बलात्कार की सजा की पुष्टि तो की, लेकिन POA अधिनियम के तहत दोष सिद्धि को रद्द कर दिया गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि उस महिला पर अत्याचार तो हुआ है और जो सजा निचली अदालत ने दिया है उसे कायम भी रखा, लेकिन उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि उस महिला पर यौन शोषण इसीलिए हुआ है क्योंकि वह दलित महिला थी। और इसी को यहाँ पर उठाया गया है, इसी बात की यहाँ पर चर्चा की गई है कि कोर्ट के द्वारा बार बार इस बात को नकारा जा रहा है हाल के दिनों में जो यौन शोषण के केसेस आ रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो महिलाएं दलित महिला थीं। और इसी को लेकर के यहाँ पर कहा गया है कि रिकॉग्नाइजिंग कास्ट बेस्ड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, मतलब कि अब ये समय आ गया है कि कोर्ट भी अब ये रिकॉग्नाइज करे कि जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो इतने केसेस आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जाति पर आधारित हैं। यहाँ पर एक नए वर्ड का यूज किया गया है, इंटरसेक्शनल अप्रोच। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंटरसेक्शनल अप्रोच की। यहाँ पर इसी बात को पुरजोर तरीके से उठाया गया है कि जब एक महिला को उसके लिंग के अलावा उसकी जाति, वर्ग, धर्म, विकलांगता को देखते हुए 2 या 2 से अधिक कारणों के कारण हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो उसे हम बोल सकते हैं इंटरसेक्शनल अप्रोच। यानी कि एक तो वो महिला है और महिला होने के साथ साथ उसकी जाति को देखते हुए, उसके धर्म को देखते हुए, उसकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए लोगों के द्वारा उस पर अत्याचार, यौन शोषण किए जा रहे हैं। यहाँ पर हम जिस POA अधिनियम की बात कर रहे हैं उसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्तियों के खिलाफ अत्याचार को संबोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसे 2015 में संशोधित भी किया गया। लेकिन यहाँ पर कोर्ट के द्वारा बार बार POA का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यानी कि कोर्ट के द्वारा इस बात को लगातार नकारा जा रहा है कि जो महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं वो उनकी जाति, धर्म, वर्ग और विकलांगता को देखते हुए हैं, उसके कारण हुए हैं। यहाँ पर इस एडिटोरियल में बहुत सारे केसेस का जिक्र किया गया है जिसमें जो है महिला जो है दलित थी, लेकिन वहाँ पर कोर्ट के द्वारा POA एक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पर 2006 में रामदास और अन्य बनाम
महाराष्ट्र राज्य का केस उसका जिक्र किया गया है। दिनेश उर्फ बुद्ध बनाम राजस्थान राज्य जो कि 2006 का केस है उसका जिक्र किया गया है। यहाँ पर 2017 के अशरफी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जिक्र किया गया है और 2019 में खुमान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का जो केस है उसका जिक्र किया गया है। और इन सारे केसेस का जिक्र करते हुए एडिटोरियल की लेखक का ये कहना है कि यहाँ पर कोर्ट के द्वारा ये बार बार कहा गया इन केसेस में कि यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जिसके कारण हम ये मान लें कि उन महिलाओं पर अत्याचार इसीलिए हुआ क्योंकि वो SC/ST कम्युनिटी यानी कि दलित वर्ग से जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर न्यायालय ने, कोर्ट ने प्रूफ के कमी के कारण जो है POA एक्ट के तहत इन केसेस का फैसला नहीं दिया। यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ इस कॉलम में उन्होंने कहा है कि ये किस तरीके से जाहिर किया जाए या बताया जाए कि जो महिला है उस पर जो अत्याचार हुए हैं वो उसके कास्ट, उसके धर्म को देख करके हुए हैं। यहाँ पर यही इसका प्रूफ है सबसे बड़ा कि उस महिला पर जो अत्याचार हुआ है उसको करने वाला कोई नॉन दलित है और वो महिला चूंकि दलित समाज से बिलोंग करती है इसीलिए उस पर यह अत्याचार किया गया। तो यहाँ पर इन्हीं सभी बातों का जिक्र करते हुए लेखक ने यह समझाने का प्रयास किया है इस ट्यूटोरियल में कि अभी जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो ज्यादातर कास्ट बेस्ड हैं, यानी कि उनकी जाति और धर्म को देखते हुए उन पर किए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर जो महिला है वो दलित समाज से जुड़ी हुई थी और यही प्रूफ है कि दलित होने के कारण उस महिला पर अत्याचार हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है और यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाने का प्रयास किया गया है इस एडिटोरियल के लेखक के द्वारा। आइए अब एक और एडिटोरियल की यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 में एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है द इंडियन मॉडल ऑफ को एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर बात हो रही है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर के। इसके बारे में बहुत सारे एडिटोरियल आपने पिछले दिनों पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर इस एडिटोरियल में लेखक के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया है किस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कोई समझौता हो सकता है, कोई समाधान हो सकता है। और यहाँ पर उन्होंने इस समाधान में भारत की भूमिका को भी यहाँ पर उभारने की कोशिश की है। इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारत में अनेक धर्मों के लोग, अनेक जाति के लोग, अनेक भाषा बोलने वाले जो लोग हैं एक साथ मिल करके रहते हैं, वो एक तरीके से रोल मॉडल हो सकता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में समाधान करने का। यहाँ पर अपने बात को समझाने के लिए उन्होंने एक छोटा इतिहास का जो है एग्जाम्पल लिया है और कहा है कि अगर दोनों के बीच में इसी तरीके से लड़ाई होती रही तो कोई भी आसार नहीं है निकट भविष्य में कि इन दोनों के बीच में समाधान हो जाए। उन्होंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इस बात को समझाने के लिए और उन्होंने कहा है कि 1948 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर अपने अधिकार को त्याग दिया था, जिससे संयुक्त राष्ट्र में यहूदियों और अरबों के बीच फिलिस्तीन को विभाजित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ और क्रमशः 55% और 45% भूमि दे करके इन दो राज्यों को बनाने का फैसला लिया गया। यहाँ पर कहा गया है कि इस फैसले के बाद इजराइल ने तो अपने राज्य की स्थापना कर ली क्योंकि वह लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिलिस्तीन जिसके पास एक राज्य को बनाने के लिए संसाधनों की कमी थी, वे अपने आवंटित भूमि में अपना राज्य बनाने में विफल रहे और यहीं से संघर्ष शुरू हुआ। और यहाँ पर कहा गया है कि अरब देशों के द्वारा शुरुआत में ही इजराइल को खत्म करने के लिए उस पर हमला किया गया, लेकिन इजराइल ने न केवल अरब सेनाओं को हराया बल्कि फिलिस्तीनियों को नकबा से भी हटा दिया, यानी कि इस लड़ाई में इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन का एक हिस्सा हड़प लिया गया। इसके बाद इजराइल के द्वारा इसी लड़ाई के दौरान 600 फिलिस्तीनी गांवों को नष्ट कर दिया गया और वहां से लगभग 80% अरबों को उस क्षेत्र से निकाल दिया गया। वही हाल 1967 में भी हुआ, जब यहां पर 6 दिन का युद्ध इजराइल और दूसरे देशों के बीच हुआ और यहाँ पे इजराइल ने न केवल फिलिस्तीन की भूमि पर कब्जा किया बल्कि मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप और सीरिया के गोलन हाइट्स पर भी कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देने का एक आशय है और यहाँ पर समझाया जा रहा है लेखक के द्वारा कि अगर लड़ाई होती रही तो यहाँ पर कोई भी समाधान नहीं निकलेगा, कि जब जब भी लड़ाई हुआ है
तो इजराइल के द्वारा कमजोर फिलिस्तीन के कुछ ना कुछ भूमि को हड़प लिया गया है। और यहाँ पर दूसरे देश जो यहाँ पर लड़ाई करने आए हैं इजराइल से, उनके भी एरिया को यहाँ पर फिलिस्तीन ने हड़प लिया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लड़ाई से इजराइल और फिलिस्तीन का जो मामला है वो खत्म नहीं होने वाला है। और यहाँ पर इसी के बाद लेखक ने इस बात का जिक्र किया है कि भारत का जो मॉडल है, एक लोकतांत्रिक मॉडल है, उसका अनुसरण करते हुए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बिना लड़ाई के भी समझौता कराया जा सकता है। यहाँ पर कहा जा रहा है इस एडिटोरियल में कि लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल, जो धार्मिक, जातीय, भाषाई और अन्य विविधताओं को समायोजित करता है, पूर्व विरोधी समूहों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए एक व्यवहार मॉडल हो सकता है। यानी कि भारत का जो मॉडल है उसका जिक्र करते हुए कहा गया है कि जिस तरीके से हमारे देश में अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषा के लोग एक साथ रहते हैं, उसी तरीके से अगर इजराइल और फिलिस्तीन को मिला करके एक राष्ट्र बनाया जाए और एक लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया जाए, तो हो सकता है कि ये दोनों जो कि कभी विरोधी रहे हों, अलग अलग धर्म के हैं, वो भी वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं। तो इस बात का यहाँ पर जिक्र करते हुए कहा गया है कि अगर टू नेशन की जो थ्योरी है वो अगर सफल नहीं हो रही है, तो यहाँ पर वन नेशन थ्योरी को अपनाए जाने की जरूरत है, जिसमें भारत का मॉडल बहुत ही काम आ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल लिखा गया है ये, और यहाँ पर एक अलग एस्पेक्ट से सोचने का प्रयास किया गया है लेखक के द्वारा। आइए अब कुछ उन न्यूज़ पर चर्चा कर लेते हैं जो कि हमारे प्री के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर आज के पेपर के पेज नंबर 5 में एक न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक है SC डिक्लाइंस प्ली फॉर मोर टाइम फॉर लक्षद्वीप ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पर केरला हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच के द्वारा एक याचिका को ठुकरा दिया गया है, जिसमें यह कहा गया था कि कोर्ट लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर को यह डायरेक्शन दे कि वे जो ड्राफ्ट बिल है लक्षद्वीप टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रेगुलेशन 2021, उस पर वहां की जनता के राय रखने के लिए और 30 दिन का समय दें। तो यहां पर यह समय देने से इनकार कर दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा, केरला हाईकोर्ट के द्वारा, और इसी को लेकर के एक न्यूज़ आया है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर चर्चा हो रही है आर्टिकल 240 की। आपको याद रखना है कि आर्टिकल 240 क्या है, और आर्टिकल 240 में ये कहा गया है कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि वे नियम बना सकते हैं वहां के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रपति कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं, और वो केंद्र शासित प्रदेश हैं अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव और पुडुचेरी। और यहाँ पर इसी आर्टिकल का हवाला देते हुए लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर का भी कहना है कि अंतिम फैसला राष्ट्रपति जी लेंगे, और राष्ट्रपति अगर लक्षद्वीप टाउन एंड कंट्री प्लानिंग रेगुलेशन 2021 को पास कर देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो ये वहां पर लागू हो जाएगा। तो यहां पर आपको याद रखना है आर्टिकल 240 को। यहां पर आज के पेपर के पेज नंबर 8 पे भी एक न्यूज आया है जिसका शीर्षक है डिफेंस मिनिस्ट्री नोटिफाइड 108 निगेटिव इंपोर्ट लिस्ट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। खास करके जो डिफेंस है वहां पर सरकार के द्वारा कुछ सूचियां लाई गई हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी वस्तुओं का नाम लिखा गया है जिसे आप बाहर से आयात नहीं कर सकते हैं, इसे स्वदेश में ही निर्मित किया जाएगा। तो यहाँ पर इसी लिस्ट में डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 108 और आइटम्स को जोड़ा गया है, और यहाँ पर जो निगेटिव इंपोर्ट लिस्ट हुआ करता था इसका नाम, उसे अब बदल करके पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट कर दिया गया है, यानी कि सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची। तो यहाँ पर इस सूची का नाम भी बदला गया है। तो याद रखिएगा कि निगेटिव इंपोर्ट लिस्ट का जो नाम था उसे अब बदल करके पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट यानी कि सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची कर दिया गया है, और यहाँ पर 108 वस्तुओं को जोड़ा गया है। इन वस्तुओं को जोड़ने के बाद इस सूची में टोटल जो संख्या है वो 209 हो गई है, और कहा गया है कि दिसंबर 2021 से लेकर के दिसंबर 2025 के बीच में इसे धीरे धीरे करके लागू किया जाएगा।
आइए एक और न्यूज़ पर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। आज के न्यूज़ के पेज नंबर 11 पर चाइना को लेकर के एक न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक है एज बर्थ डिक्लाइन चाइना टू अलाउ कपल्स टू हैव थर्ड चाइल्ड। पहले चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी हुआ करती थी। उसके बाद जब देखा गया कि वहाँ पर जो बर्थ रेट है वो बढ़ नहीं रहा है तो वहाँ पर टू चाइल्ड पॉलिसी लाई गई। लेकिन यहाँ पर टू चाइल्ड पॉलिसी के बाद भी यहाँ पर देखा गया कि जो बर्थ रेट है वो नहीं बढ़ पाया है, तो उसे बढ़ाने के लिए अब चाइना के द्वारा थर्ड चाइल्ड पॉलिसी की अब बात होने लगी है। यानी कि जो कपल्स हैं वो तीसरा बच्चा भी यहाँ पर पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि टू चाइल्ड पॉलिसी के जन्म दर को बढ़ावा देने में काफी हद तक विफल रहने के बाद ये फैसला लिया गया है। यहाँ पर चीन का नया जनगणना रिपोर्ट आया है और जिसमें ये कहा गया है कि पिछले साल 1.2 करोड़ बच्चे पैदा हुए थे, जो कि 1961 के बाद से सबसे कम संख्या है। और यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये समझना कि क्यों चाइना के द्वारा जो है थ्री चाइल्ड पॉलिसी को यहाँ पर लाया जा रहा है कि कपल जो है तीसरा बच्चा भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि पिछले साल सिर्फ 1.2 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ है, जो कि चाइना में 1961 के बाद सबसे ज्यादा कम है। यहाँ पर चीन की जनगणना का भी रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया है कि 2020 में चीन की जनसंख्या 1.41 बिलियन थी और 2010 में पिछली जनगणना के बाद से 72 मिलियन की इसमें वृद्धि हुई है और 10 सालों में ये जो वृद्धि है वो 5.38% की है। और अगर वार्षिक वृद्धि की बात करें तो यह सिर्फ 0.53% का वार्षिक वृद्धि है। और इसी को देखते हुए चाइना के द्वारा यह फैसला लिया जा रहा है। यहाँ पर इस जनगणना में यह भी बताया गया है कि 60 और उससे अधिक आयु वर्ग के जो लोग हैं चाइना में, उनका संख्या 264 मिलियन है, जो कि 2010 से 5.44% अधिक है और वो जनसंख्या का 18.70% है। अगर हम 15 से 59 साल आयु वर्ग की बात करें तो चाइना में इनकी संख्या 894 मिलियन है, जो कि 2010 के मुकाबले 6.79% कम है और जनसंख्या का 63.35% है। तो ये सारे के सारे जो डेटा हैं वो चीन में इस बात की ओर उजागर कर रहे हैं कि वहाँ पर जो बर्थ रेट है वो काफ़ी कम हो चुका है और वहाँ की जो जनसंख्या है वो काफ़ी तेज गति से बूढ़ी हो रही है, जिससे वहां पर काम करने वाले लोगों की संख्या भी कम हो सकती है। और इसी को देखते हुए चाइना के द्वारा ये थर्ड चाइल्ड की पॉलिसी को यहां पर लाने की बात कही गई है। आइए अब एक और न्यूज़ पर यहां पर चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 11 में ही एक न्यूज़ आया है जो कि रोहिंग्या से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर न्यूज़ का शीर्षक है 1000 ऑफ रोहिंग्या प्रोटेस्ट एट भसनचार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर में ही यानी कि दिसंबर 2020 से ही बांग्लादेश के द्वारा कॉक्स बाजार रीजन, जहां पर लगभग 1 लाख रोहिंग्या रिफ्यूजी रहते थे, वहां से लगभग 18,000 रोहिंग्या रिफ्यूजीज को भसनचार में जो है शिफ्ट किया गया है। और अगर भसनचार की बात करें तो ये एक निचला गाद द्वीप है, यानी कि जब हाई टाइड आता है तो ये द्वीप डूब जाते हैं और वहां पर रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर इसी को देखते हुए वहाँ जो रहने का कंडीशन इतना ख़राब है, उसी को देखते हुए इन रिफ्यूजीज़ के द्वारा जिनको वहाँ पर शिफ्ट किया गया है उनके द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर बांग्लादेश के द्वारा जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ का रीलोकेशन का प्लान है उसको लेकर के अब गंभीर बातें सामने आई हैं। आप सभी जानते हैं कि कॉक्स बाजार, जहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ रहते हैं, इसके अलावा बांग्लादेश के कुटुपलोंग और नया पारा में भी लगभग 32,958 रोहिंग्या रिफ्यूजीज रहते हैं। इन सभी रोहिंग्या रिफ्यूजीज को जो है बांग्लादेश के द्वारा ऐसे द्वीपों में भेजा जा रहा है, छोटे छोटे द्वीपों में, जहां पर रहना बहुत ही मुश्किल है। और उसी में से एक द्वीप है आपका भसनचार। और जैसा कि मैंने कहा कि हाई टाइड आने के बाद ये सारे के सारे द्वीप थोड़े बहुत डूब जाते हैं, तो वहां पर रहना बहुत ही मुश्किल है। और इसी को देखते हुए एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ये, और वहां पर जो है रिफ्यूजीज के द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। आइए अब एक और न्यूज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर आज के पेपर के पेज नंबर 12 में एक न्यूज़ आया है जो कि हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, जिसका शीर्षक है
फिजिकल डेफिसिट नैरोअर देन फोरकास्ट एट 9.2%। तो यहाँ पर सोमवार को जो रिपोर्ट आया है उसमें कहा गया है कि भारत ने 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का 9.2% का राजकोषीय घाटा दर्ज किया है, जो कि 9.5% के संशोधित अनुमान से कम है। यानी कि यहां पर भी जो अनुमान लगाया गया था राजकोषीय घाटा का, यानी कि फिस्कल डेफिसिट का, जो कि 9.5% था, उससे यहां पर जो आंकड़ा है वो दूसरा आया है। और यहां पर कहा जा रहा है अंतिम आंकड़े में कि जो राजकोषीय घाटा है वो 9.2% रहा है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा है। आप सभी जानते हैं कि फिजिकल डेफिसिट जितना ज़्यादा होगा अर्थव्यवस्था में उतना ही नुकसान होगा। यहाँ पर कोविड-19 लॉकडाउन से पहले पेश किए गए बजट में, यानी कि 2020-21 का जो बजट था उसमें ये अनुमान रखा गया था कि जो राजकोषीय घाटा है, यानी कि जो फिजिकल डेफिसिट है, वो सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 3.5% होगा। लेकिन अभी आप देखेंगे कि 2020-21 में जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि राजकोषीय घाटा है, वो जीडीपी का 9.2% तक चला गया है। तो ये जो डेटा आए हैं जीडीपी को लेकर के, आप उन्हें याद रखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। आइए अब आज के प्रमुख समाचारों पर आधारित मुख्य परीक्षा के कुछ अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं, उनका विश्लेषण कर लेते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में महिलाओं के खिलाफ जाति आधारित हिंसा को मान्यता देने की जरूरत है। इस कथन के आलोक में मूल्यांकन कीजिए कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कितना प्रभावी है। तो हमने अपने एडिटोरियल पर इस पर चर्चा की थी और आपको उन सभी बातों को यहाँ पर अपने उत्तर लेखन में जगह देनी है। यहाँ पर जब आप उत्तर की संरचना करेंगे तो भूमिका में हाल के दिनों में SC/ST महिलाओं पर जो आपराधिक मामले हुए हैं उनका जिक्र कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस का यहाँ पर जिक्र किया है जहाँ पर जो महिलाएं थी वो दलित समाज से जुड़ी हुई थी। और इसी को देखते हुए एडिटोरियल के लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि अब ये समय आ चुका है कि जब कोर्ट ये माने कि ये जो महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जाति धर्म के आधार पर हो रहे हैं। यहाँ पर मुख्य भाग में कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 का उपयोग नहीं करने के मामले का आप जिक्र कर सकते हैं और एग्जाम्पल देके ये समझा सकते हैं कि किस तरीके से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर जो अत्याचार होते हैं उसके निवारण के लिए जो अधिनियम बनाया गया था उसका यहाँ पर उपयोग नहीं किया जा रहा है कोर्ट के द्वारा, यह कहकर कि कहीं ये ना लगे कि इस अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है। तो इन सभी की चर्चा करते हुए आप यहाँ पर अपनी उत्तर की संरचना कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। और दूसरा क्वेश्चन है, इजराइल और फिलिस्तीन को अहिंसा के माध्यम से समाधान तलाशना होगा और उन्हें भारत के लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता मॉडल से सीखने की जरूरत है। इस कथन का परीक्षण करें। तो जैसा कि हमने देखा कि उस एडिटोरियल में यह बताने का प्रयास किया गया है कि लड़ाई से जो है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो मामला है उसका समाधान नहीं हो सकता है और बातचीत के जरिए ही इसको समाधान करना होगा। और यहाँ पर भारत का जो मॉडल है, जो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है, जहाँ पर भारत में विभिन्न धर्मों के लोग, जाति के लोग एक साथ रहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, वो एक अच्छा मॉडल हो सकता है। तो यहाँ पर आप उत्तर की संरचना में भूमिका में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे संघर्ष का जिक्र कर सकते हैं। यहाँ पर जो हिस्ट्री की कुछ बातें हैं उसका भी आप जिक्र कर सकते हैं और मुख्य भाग में आप बता सकते हैं कि किस तरीके से लड़ाई के द्वारा जो है आप इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे दूर नहीं किया जा सकता। बहुत बार ऐसी कोशिश की गई, इजराइल पर हमला किया गया अरब देशों के द्वारा, लेकिन यहाँ पर इजराइल ने उन अरब देशों के जमीन को ही यहाँ पर हड़प लिया। तो आप यहाँ पर ये समझा सकते हैं किस तरीके से वन नेशन थ्योरी यहाँ पर काम कर सकती है, जो कि भारत के मॉडल पर बेस्ड हो सकता है। इन सभी बातों का जिक्र करते हुए आप अपनी उत्तर की संरचना कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आए तो आप जरूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। तो मिलते हैं अगले समाचार विश्लेषण में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।